नमस्कार दोस्तों, वाजीराव आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है और हम लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित जो यूनिट 10 है, जिसमें जनजाति से संबंधित आप लोगों के टॉपिक्स हैं, उसको यहाँ पर कवर कर रहे थे। और लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। लास्ट की जो हमारी क्लास थी, उस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था आर्टिकल 338A, अनुच्छेद 338A, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के विषय में बताया गया है, नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन के विषय में बताया गया है। ये एक ऐसा आयोग है जो जनजातियों के मानवाधिकार, जनजातियों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है और इनके खिलाफ आई किसी भी प्रकार की शिकायत का निराकरण करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उसके बाद अब हम लोग आते हैं हमारे भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगले ट्राइब रिलेटेड प्रोविजंस के ऊपर, और वो है अनुसूची 5 और अनुसूची 6। इन दोनों अनुसूचियों के अंदर विशेष प्रकार की बातें कही गई हैं, स्पेशल टाइप के प्रोविजंस यहाँ पर किए गए हैं। इसमें क्या किया गया है, देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो जनजातियां हैं उनकी अपनी एक विशेष परंपराएं हैं, अपनी विशेष संस्कृति है, विशेष भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनके अपने भूमि के अधिकार हैं। जब कभी भी भारत सरकार या राज्य सरकार अपने किसी कानून को या फिर अपने किसी नियम को उन जनजातीय क्षेत्रों के अंतर्गत लागू करवाना चाहती है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि उन जनजातियों की परंपराओं या उन जनजातियों की संस्कृति, भाषा, बोली पर किसी न किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वह जनजाति इन नियम तथा कानूनों का विरोध करती है। और ऐसे में वहां पर एक अलग प्रकार के प्रशासन की, अलग प्रकार से नियम कानूनों को लागू करने की आवश्यकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के अंदर जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुसूची 5 और अनुसूची 6 को जो है रखा गया है। अब इन दोनों के अंदर अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के अंदर किस तरीके से प्रशासन किया जाता है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, उसके विषय में यहाँ पर सारे प्रावधान, सारे प्रोविजंस आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए हमारी क्लास है और इस क्लास के अंदर आप देखेंगे कि हेडिंग डाल लें हिंदी वाले भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची और इंग्लिश वाले अपनी कॉपी के अंतर्गत हेडिंग डाल लेंगे 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर क्या बात कही गई है, यहाँ पर बात कही गई है अनुसूचित क्षेत्रों, इट मींस के शेड्यूल एरियाज, जो कि जनजातियों से संबंधित है, ट्राइब्स से रिलेटेड है। साथ में अनुसूचित जनजातियों, इट मींस के शेड्यूल ट्राइब्स से रिलेटेड एरियाज में किस तरीके से प्रशासन होगा, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होगा, किस तरीके पर वहां पर किस तरीके से नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, किस तरीके से वहां पर कंट्रोल किया जाएगा, इसके विषय में सारे प्रोविजंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें वही बातें हैं जो हम लोगों ने अभी एक इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया हुआ है कि वहां पर अगर किसी भी प्रकार का नियम या कानून लागू किया जाता है तो उसमें जनजाति की परंपराओं, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, बोली का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। ये एक जनरल बात है, इसमें और भी कई सारी चीजें हैं, हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है जनजातियों से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन की, इट मींस के शेड्यूल एरियाज की एंड ट्राइब्स से रिलेटेड जो भी एरियाज हैं वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है। एक जो शेड्यूल एरिया होता है वो क्या होता है, जो कि ट्राइब से रिलेटेड होता है। तो इसकी परिभाषा, इसके डेफिनेशन के लिए दोस्तों हमारे यहाँ पर एक आयोग बना था, उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आप लोग अपनी कॉपी के अंतर्गत हेडिंग डाल लीजिएगा अनुसूचित क्षेत्र या शेड्यूल एरिया। एक आयोग बना था दोस्तों हमारे यहाँ पर, जिसका नाम था ढेबर आयोग, जो कि 1960-61 में बना था। 1961 के टाइम पर ये बना गया था। इसने कुछ मानदंड निर्धारित किए थे दोस्तों। इस ढेबर आयोग के द्वारा कुछ क्राइटेरियाज बनाए गए थे। उन क्राइटेरिया के बेस पर हम किसी भी एरिया को जनजाति क्षेत्र या बोल सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल एरिया कह सकते हैं।
तो क्या उन्होंने मानदंड निर्धारित किए थे, क्या उन्होंने क्राइटेरियाज बनाए थे, वो देख लेते हैं। पहला जो उन्होंने बताया था, ढेबर आयोग ने बताया था, वह बताया था कि जनजातीय जनसंख्या की वहां पर अधिकता होनी चाहिए। ध्यान रखना है आप लोगों को, जनजातीय जनसंख्या की वहां पर अधिकता होनी चाहिए जो 50% से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब उस एरिया के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन रहती है उसका 50% या उससे ज्यादा ट्राइब्स ही हो तो हम उसे अनुसूचित क्षेत्र बोल सकते हैं, उसको हम शेड्यूल एरिया कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, अगला पॉइंट है कि क्षेत्र की सघनता और उचित आकार होना चाहिए। इट मींस के जो डेंसिटी है वहां पर वो काफी अच्छी होनी चाहिए और उसका एक एरिया जो हो वो कम से कम इतना एरिया तो हो कि हाँ उसे हम एक एरिया, एक क्षेत्र बोल सकें। ठीक है, तो वहां पर जो भी ट्राइब्स रह रही हैं उनकी सघनता, उनकी डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब ज्यादा मात्रा में वहां पर ट्राइब्स रहना चाहिए, साथ में उसका एक ठीक ठाक सा आकार भी होना चाहिए। फिर थर्ड जो पॉइंट आ जाता है इसमें, वो आ जाता है क्षेत्र की अविकसित प्रकृति, मतलब कि वह अनडेवलप्ड नेचर का एरिया होना चाहिए। तो अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो उस एरिया को हम लोग अनुसूचित क्षेत्र, उस क्षेत्र को हम लोग शेड्यूल एरिया कह सकते हैं और वहां पर एक अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होगा जो अकॉर्डिंग टू ट्राइब्स होगा। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में, पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में इट मींस कि जो भी उसके नेबर के एरियाज हैं, उसके पास के एरियाज हैं, उनकी तुलना में लोगों का आर्थिक स्तर जो है स्पष्ट रूप से असमान होना चाहिए। मतलब कि वो जो एरिया है उसके पास में कोई और भी एरिया होगा, उन दोनों के बीच में इकोनॉमिकल कंडीशंस में बहुत बड़ी अनइक्वलिटी होनी चाहिए। जो भी ट्राइबल एरिया है वहां पर जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो कम होगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम होगा, और उसके पास का जो भी एरिया होगा उनकी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी, साथ में उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। तो ये आर्थिक असमानता काफी अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। अगर ये चार पॉइंट्स जो हैं, इन चारों पॉइंट्स को कोई एरिया कवर कर रहा है तो उस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, अनुसूचित क्षेत्र कहेंगे, शेड्यूल एरिया उस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे। ठीक है, अब बात यहां पर आती है दोस्तों कि क्या यहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पांचवी अनुसूची के अंदर किसके प्रावधान है? अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है फिफ्थ शेड्यूल के अंदर। ठीक है, फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोई भी एरिया, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र किन आधारों पर घोषित किया जाता है? किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया कौन से बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं? ये क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सारी चीजें कवर हो जाती हैं। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट इसमें आ जाता है गाइस वो ये आ जाता है कि जो अनुसूची 5 है उससे रिलेटेड कौन सा जो है अनुच्छेद है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल अनुसूची 5 से रिलेट करता है। तो आर्टिकल 244(1) जो है वो शेड्यूल 5 से रिलेट करता है, अनुसूची 5 से रिलेट करता है। स्पष्ट तौर पर बहुत अच्छी तरीके से, गहन तरीके से याद कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया दोस्तों, जो पांचवी अनुसूची है, जो हमारी फिफ्थ शेड्यूल है, उसमें किन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों की बात हुई है, कौन से स्टेट्स के शेड्यूल एरियाज की बात हुई है। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ दोस्तों, इसके जो प्रावधान है, इसके जो प्रोविजंस हैं, वो हम देखेंगे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो स्टेट है, इन स्टेट्स के अलावा जितने भी स्टेट्स हैं जहां पर की ट्राइब्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, इन चार स्टेट्स के अलावा जितने भी स्टेट्स हैं जहां पर की ट्राइब्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां के अनुसूचित क्षेत्र, वहां के शेड्यूल एरियाज में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होगा उससे रिलेटेड बात यहाँ पर हुई है। अब यहां से क्या क्वेश्चन हो सकता है आपका, आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो फिफ्थ शेड्यूल है उसमें कौन कौन से राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों, कौन कौन से स्टेट्स के शेड्यूल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई है, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है दोस्तों कि जो हमारी फिफ्थ
शेड्यूल है, हमारी 5वीं अनुसूची है, उसमें 10 राज्यों के उसमें 10 राज्यों के जो है शेड्यूल एरियाज जनजातीय क्षेत्रों की बात हुई है ना। यहाँ पर देखेंगे वो 10 राज्य कौन से हैं, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं कि अनुसूची 5 में इनमें से कौन से राज्य का प्रावधान है, शेड्यूल 5 में कौन से स्टेट से रिलेटेड शेड्यूल एरियाज के प्रोविजंस हैं। तो 10 स्टेट्स हैं। पहले तो ये संख्या मैंने यहाँ पर आपके लिए स्क्वायर बना दिया है, ये आपको नंबर्स याद रखने हैं कि कितने स्टेट्स के उसके अंदर प्रोविजंस हैं। तो 10 स्टेट्स के उसके अंदर प्रोविजंस हैं। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सा है। सबसे पहले देखें आप तो क्या आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ट्राइब्स की पॉपुलेशन अच्छी खासी है और वहां के जो भी ट्राइबल एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात यहाँ पर हुई है। सेकंड जो आ जाता है हमारा छत्तीसगढ़, जानते हैं आप लोग छत्तीसगढ़ में ट्राइब्स काफी ज्यादा संख्या में रहती है। तीसरा है गुजरात, ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश, फिर आ जाते हैं छत्तीसगढ़ के ऊपर, फिर आ जाते हैं गुजरात के ऊपर, फिर आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश के ऊपर दोस्तों, फिर आ जाते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश के ऊपर, और उसके बाद आ जाते हैं झारखंड 5वें नंबर पर, और फिर 6वें नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश। इन सभी राज्यों में ट्राइबल्स की पॉपुलेशन अच्छी खासी है। फिर उसके बाद 7वें नंबर पर आ जाता है महाराष्ट्र, 8वें नंबर पर आ जाता है उड़ीसा, 9th पे आ जाता है राजस्थान, और 10th पे आ जाता है तेलंगाना। तो देखेंगे हम लोग कौन कौन से स्टेट्स हैं। अगर हम लोग ऐसे ही दिमाग लगाते हैं तो हमें काफी कुछ पहले से पता है कि कौन से स्टेट्स के अंदर ट्राइब्स ज्यादा है। एमपी में ट्राइब ज्यादा है, ठीक है। एमपी के बाद बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। उसके बाद बात करेंगे तो हम लोग राजस्थान में ज्यादा है। उसके बाद बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद बात करेंगे तो तेलंगाना में है। उसके बाद बात करेंगे तो उड़ीसा में है। फिर उसके बाद बात करेंगे तो झारखंड में है। फिर हिमाचल प्रदेश में है। फिर गुजरात में है। फिर महाराष्ट्र में है, ठीक है। और साथ में फिर आ जाता है आपका जो है गुजरात, ठीक है, तेलंगाना। तो इतने हमारे पास में स्टेट्स हैं टोटल मिलाकर के 10। इनसे रिलेटेड प्रोविजंस हमारा 5th शेड्यूल के अंदर मिल जाता है। इनसे रिलेटेड प्रोविजंस हमारे 5th शेड्यूल के अंदर हमें मिल जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को बहुत ही स्पष्ट तौर पर। अब आते हैं दोस्तों कि इन 10 स्टेट्स के अंदर अगर किसी भी क्षेत्र को, किसी भी एरिया को हमें अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है, शेड्यूल एरिया के रूप में उसको हमें बनाना है, तो फिर उसकी घोषणा कौन करेगा, उसका डिक्लेरेशन जो है वो कौन करेगा। तो यही लिखा हुआ है, आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे, अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा या डिक्लेरेशन ऑफ अ शेड्यूल एरिया। देखिए जो भी मानदंड थे, जो भी क्राइटेरियाज थे, वो तो ढेबर आयोग ने बता दिए थे। उनके बेस पर इन 10 राज्यों में, इन 10 स्टेट्स के अंदर अगर हमें किसी क्षेत्र को, किसी एरिया को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो हम कौन उसको घोषित करेगा, कौन उसको डिक्लेयर करेगा, उस पर्सन का नाम हमें पता होना चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति, ठीक है गाइस, हो गया क्लियर। भारत के राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने का अधिकार रखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, the president of India has the power to declare any area as a schedule area। तो प्रेसिडेंट के पास में अधिकार है कि वह किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या शेड्यूल एरिया घोषित कर सकते हैं। फिर उसके बाद राष्ट्रपति जब भी किसी को यह अनुसूचित क्षेत्र या शेड्यूल एरिया के रूप में घोषित करेंगे तो क्या होगा कि राष्ट्रपति किसी राज्य मतलब वो 10 राज्यों में से किसी एक राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद, राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं और उसकी सीमा रेखा में परिवर्तन भी कर सकते हैं, ठीक है। इट मींस कि द प्रेसिडेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ अ शेड्यूल एरिया इन दैट स्टेट एंड may also change its boundaries। इस तरीके का आपका क्वेश्चन हो सकता है। पहला तो यही क्वेश्चन आ सकता है कि जो
अनुसूची 5 है उसके अकॉर्डिंग किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित कर सकता है, किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया कौन डिक्लेयर कर सकता है, तो हमारे पास में क्लियर आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। फिर अगर उस अनुसूचित क्षेत्र के, उस शेड्यूल एरिया के हमें क्षेत्रफल को बदलना है, एरिया को चेंज करना है, उसकी बाउंड्रीज को अगर हमें चेंज करना है तो फिर राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन उस स्टेट के राज्यपाल से कंसल्ट करके, उस स्टेट के राज्यपाल से सलाह लेके ही वो ऐसा करेंगे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाउंड्रीज और एरिया को कौन चेंज कर सकता है, किसके परामर्श से चेंज कर सकता है, किसके कंसल्टेशन से चेंज कर सकता है, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र वाले जितने भी हमारे राज्य हैं, जिनकी संख्या है 10 प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल है, उस स्टेट का जो भी राज्यपाल है, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर है तो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है, मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देंगे। मीन्स के द गवर्नर ऑफ एवरी स्टेट हैविंग शेड्यूल एरियाज shall report to the president on the administration of schedule area in that state। अब यहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि उस एरिया के अंदर अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी हो रही है जो अकॉर्डिंग टू ट्राइब्स हो रही है, उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट बनेगी, उससे संबंधित एक रिपोर्ट बनेगी, साल भर की रिपोर्ट रहेगी, उसको सबमिट करने की जो जिम्मेदारी है, उसको सबमिट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसकी होगी, वो होगी राज्यपाल की, उस स्टेट के राज्यपाल की होगी। और ये किसको रिपोर्ट सबमिट करेंगे, राष्ट्रपति को रिपोर्ट सबमिट करेंगे। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे, तो प्रेसिडेंट को ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, प्रेसिडेंट को ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद आगे देखें तो जो एरिया शेड्यूल एरिया बनेगा, जो एरिया अनुसूचित क्षेत्र बनेगा, उस क्षेत्र के अंदर प्रशासन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो उसके लिए अलग से एक परिषद बनाई जाएगी, अलग से काउंसिल बनाई जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ बनाया जो कि ट्राइब्स से रिलेटेड है, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ बनाया जो कि ट्राइब्स से रिलेटेड है, अब उसको उस एरिया के अंदर, उस अनुसूचित क्षेत्र के अंदर लागू होना है, इंप्लीमेंटेशन में आना है। ठीक है, तो अगर वह सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है तो प्रेसिडेंट पहले बातचीत करेंगे स्टेट के गवर्नर से कि उस ट्राइब रिलेटेड लॉ को हम शेड्यूल एरिया में किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको वहां पर हम लोग लागू कर सकते हैं, उसके बाद ही वो वहां पर लागू किया जाता है। लेकिन जो राज्यपाल है, जो स्टेट के राज्यपाल हैं, उनको भी तो किसी से कंसल्ट करना पड़ेगा ना कि भैया हम इस एरिया में वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि ना करें। तो उस क्षेत्र के लोगों से मिलकर के एक जनजाति परिषद बनाई जाएगी, ट्राइबल काउंसिल बनाई जाएगी, उससे वो कंसल्ट करते हैं कि भैया इस तरीके के प्रोविजंस हैं, इस तरीके के प्रावधान एक लॉ के अंदर हैं जो आप लोगों से रिलेटेड है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, हम आपके एरिया में उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप बताइए कि इसमें कुछ संशोधन करना है, इसमें कुछ परिवर्तन करना है क्या, तो वो फिर उस तरीके की सलाह देते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो लिखा हुआ है जनजाति सलाहकार परिषद या ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जनजाति सलाहकार परिषद या ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें इसका उद्देश्य क्या होगा, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा उन्नति से संबंधित सलाह देना इसका उद्देश्य होगा। इट मींस के इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होगा, वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब, वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब, ये इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, ये राज्य सरकार को भी सलाह देगी, केंद्र सरकार को भी सलाह देगी, स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइस देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एडवाइस देगी। ठीक है, ताकि ट्राइबल एरियाज का डेवलपमेंट किया जा सके। इसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, इसमें अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं, मैक्सिमम इसमें 20 मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है
कि 5वीं अनुसूची के अनुसार बनने वाली जनजाति सलाहकार परिषद में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, तो अधिकतम 20 मेंबर्स उसके अंदर हो सकते हैं, अधिकतर 20 सदस्य उसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, अब इन 20 सदस्यों में से, इन 20 मेंबर्स में से 3/4, इट मींस के 3/4 मेंबर जो होंगे वह कौन होंगे, राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए। मतलब अगर हम लोग किसी एरिया के अंदर को किसी एरिया को शेड्यूल एरिया बनाने के बाद में वहां पर जनजाति सलाहकार परिषद बनाते हैं तो उसमें मैक्सिमम 20 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 20 मेंबर्स का 3/4 जो होंगे वह उस स्टेट के जनजाति विधायकों में से वह सदस्य होंगे। इट मींस के अगर हम बात करते हैं तो यह आ जाता है आपका 60/4 आ जाता है और यह आ जाता है आपका 15। ठीक है, तो अब 20 में से 15 लोग कौन होंगे, 20 में से 15 लोग होंगे उस स्टेट के अंदर जो ट्राइब से रिलेटेड या ट्राइब वाले जो विधायक हैं उनमें से बनेंगे। ये लिखा हुआ है 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होनी चाहिए। इट मींस 3/4 मेंबर, 3/4 ऑफ द मेंबर शुड बी होने ही चाहिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेड्यूल ट्राइब इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इस तरीके से जैसे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित है, उतने तो अनुसूचित जनजातियों के विधायक बनते ही बनते हैं। उनमें से 15 विधायक जो होंगे वो इस जनजाति सलाहकार परिषद के सदस्य बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आते हैं दोस्तों, राज्यपाल कुछ नियम बना सकता है, राज्यपाल कुछ रूल्स बना सकता है इस जनजाति सलाहकार परिषद से रिलेटेड। ठीक है, द गवर्नर में मेक रूल, किस तरीके के रूल्स वह बना सकता है इस जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में, परिषद के सदस्यों की संख्या बदलने के संबंध में, जो नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ट्राइबल काउंसिल है उसको चेंज करने से रिलेटेड कोई रूल्स बना सकता है कौन, राज्य का राज्यपाल गवर्नर। परिषद के अध्यक्ष और के अधिकारी तथा कर्मचारियों की नियुक्ति किस तरीके से हो, इट मींस के अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल एंड ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी रूल्स जो रेगुलेशन है वो राज्यपाल बना सकते हैं। फिर उसके बाद बैठकों का संचालन तथा उनकी प्रक्रिया, इट मींस के द कंडक्ट ऑफ द मीटिंग एंड इट्स प्रोसीजर, इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस राज्यपाल बना सकते हैं। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन भी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो भी कमिटी है, जो भी ट्राइबल काउंसिल है, उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बना सकता है, जो ट्राइबल काउंसिल है उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बना सकता है, तो राज्य का राज्यपाल बना सकता है, गवर्नर बना सकता है। ये क्वेश्चन आपका हो सकता है यहां से। ठीक है, फिर दोस्तों और क्या हो सकता है, और लिखा हुआ है कि राज्यपाल को, जो स्टेट के गवर्नर हैं, जो हमने 10 स्टेट्स की बात की है, उन 10 स्टेट्स में जहां पर अनुसूचित क्षेत्र है, शेड्यूल एरियाज हैं, वहां के जो राज्यपाल हैं को जनजाति सलाहकार परिषद को ट्राइबल काउंसिल से परामर्श के बाद, उनसे कंसल्टेशन के बाद अनुसूचित क्षेत्र की शेड्यूल एरियाज की शांति और सुशासन के लिए नियम बनाने का भी अधिकार है। इट मींस के कंसल्टेशन के बाद वह क्या कर सकते हैं, उस क्षेत्र के अंदर पीस से रिलेटेड एंड गुड गवर्नेंस से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था आप लोगों से कि अगर उस एरिया में कोई भी रूल या कोई भी लॉ इंप्लीमेंटेशन होना है तो उसके लिए इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है उससे कंसल्टेशन होगा और वह कंसल्टेशन गवर्नर करेंगे, उसके बाद ही वहां पर सब कुछ चीजें लागू हो सकती हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, राज्यपाल अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं इन 10 स्टेट्स के शेड्यूल एरियाज से रिलेटेड, तो सलाहकार परिषद से क्या करना पड़ेगा, परामर्श करना पड़ेगा। जो भी ट्राइबल काउंसिल है दोस्तों उससे क्या करना पड़ेगा, उसके साथ में कंसल्टेशन करना पड़ेगा।
और फिर वहां पर पीस एंड गुड गवर्नेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की पावर किसके पास में है? राज्यपाल के पास में। किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट करेंगे। और किसी भी एरिया से रिलेटेड, जो कि शेड्यूल एरिया है, जो कि ट्राइब से रिलेटेड एरिया है, वहां पर पीस एंड गुड गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो वहां का राज्यपाल बनाएगा, वहां के स्टेट के गवर्नर डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के आप लोगों के हो सकते हैं। फिर आते हैं अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होने वाला कानून। मैंने आपसे बताया था कोई भी लॉ बनाया जाता है, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाए या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाए, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वहां पर अलग तरीके से होगा, क्योंकि वह उनकी परंपराओं, उनके कल्चर को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो एडवाइस लेने के बाद ही उन एरियाज के अंदर इम्प्लीमेंटेशन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ क्या लिखा है? लॉज एप्लीकेबल टू द शेड्यूल एरियाज लिखा हुआ है कि राज्यपाल को उस स्टेट के गवर्नर को यह निर्देश देने का अधिकार है, उसको ऐसे डायरेक्शंस देने के राइट्स हैं कि संसद तथा राज्य विधानमंडल, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी अधिनियम, कोई भी लॉ जो है वो अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरियाज में या उसके किसी भी भाग में या उसके किसी भी पार्ट में अगर लागू नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आएगा, और साथ में इस तरीके के भी डायरेक्शंस देने के राइट्स हैं कि उसको अगर इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाता है तो उसको किन चेंजेस के साथ में इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाएगा, किन संशोधन और अपवादों के साथ में उसको लागू किया जाएगा। इसको मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूं। गाइस, मान लीजिए कि ये हमारी संसद है, ठीक है, और इस पार्लियामेंट के द्वारा क्या किया गया है? एक लॉ बनाया गया है, ठीक है, एक कानून बनाया गया है। अब इस लॉ को एक एरिया के अंदर इम्प्लीमेंटेशन में लेकर के आना है, और वो है शेड्यूल ट्राइब एरिया, ठीक है। लेकिन ये लॉ जो है इस शेड्यूल ट्राइब एरिया में रहने वाली ट्राइब्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उनकी परंपराओं, उनकी संस्कृति, उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके कल्चर को ये इफेक्ट कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? यहां पर आ जाएंगे राज्यपाल, यहां पर आ जाएंगे गवर्नर, और वो क्या करेंगे? गवर्नर जो है इस लॉ को इस शेड्यूल ट्राइब एरिया में लागू होने से रोक सकते हैं कि नहीं भैया? वो जो लॉ है, वो जो रूल्स है, वो इस शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होंगे, इंप्लीमेंटेशन नहीं आएंगे, क्योंकि वहां के ट्राइब्स को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर राज्यपाल चाहे तो ऐसा भी हो सकता है, अगर गवर्नर चाहे तो ऐसा भी हो सकता है कि वह कुछ अमेंडमेंट कर दे, कुछ संशोधन कर दे, कुछ संशोधन कर दे, कुछ अमेंडमेंट्स कर दे, कुछ उसमें अपवाद लगा दे। अपवाद को हम लोग कहते हैं एक्सेप्शंस, और फिर उनको वहां पर लागू करवा दे, फिर उनको वहां पर इंप्लीमेंटेशन में लेकर के आ जाए। अगर कुछ संशोधन कर दिया जाता है, कुछ अमेंडमेंट उन लॉ के अंदर कर दिया जाता है, कुछ एक्सेप्शंस उसमें लगा दिए जाते हैं, तो वो इसलिए कर दिया जाता है ताकि उस कानून के, उस लॉ के वो प्रावधान जो कि ट्राइबल्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, वो वहां से हट जाए, और उनके हटने के बाद ट्राइबल्स के अकॉर्डिंग वो हो जाए, और फिर उनका वहां पर इंप्लीमेंटेशन हो जाए, फिर वो वहां पर लागू हो जाए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर कोई भी लॉ जो है वहां पर इंप्लीमेंटेशन में आएगा तो राज्यपाल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि चाहे तो वह वहां पर इंप्लीमेंटेशन करवा सकते हैं या रोक सकते हैं, अमेंडमेंट और एक्सेप्शंस के साथ में वहां पर इंप्लीमेंटेशन को करवा सकते हैं, ठीक है, ऐसा। चलिए, अब आते हैं हम लोग दोस्तों, ये थी हमारी अनुसूची 5, ये थी हमारी शेड्यूल 5, और यहाँ से रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के बन सकते थे वो सारे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है। लेकिन गाइज एक बात का और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे ही कुछ टॉपिक्स आप लोगों के कवर हो जाएंगे, हम लोग यहाँ पर एमसीक्यूज भी आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं।
टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए एमसीक्यूज रहने वाले हैं जो इसी यूनिट से रिलेटेड आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। तो गाइस बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग बिल्कुल बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ में और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही ऑथेंटिक और सही तरीके से और एनालिटिकल तरीके से आपको सारी चीजों को पढ़ाया जा रहा है। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। संविधान की 6वीं अनुसूची, 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर भी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात हुई है, लेकिन यहाँ पर उन 4 स्टेट के प्रशासन की बात हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई है जो वहां पर छोड़ दिए गए थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, इस अनुसूची का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस अनुसूची का ऑब्जेक्टिव है पूर्वोत्तर के 4 स्टेट असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था करना, मींस के टू प्रोवाइड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो अब यहां से क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके? क्वेश्चंस ये हो सकते हैं कि जो अनुसूची 6 है, जो हमारे शेड्यूल 6 है, उसमें किस स्टेट के अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन है, किस स्टेट के शेड्यूल ट्राइब्स से रिलेटेड एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन है। तो 4 स्टेट्स हैं, कौन से स्टेट्स, ये क्वेश्चन पूछेगा। 4 स्टेट्स हैं, याद रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये अनुसूची 6 में है, और 10 स्टेट का अनुसूची 5 में। तो वहां पर के जो 10 स्टेट्स हैं उनके नाम याद रखने अपने को, नाम याद नहीं हो तो एक पेज में लिख लीजिएगा, तो टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, एक तरफ अनुसूची 5 के स्टेट्स और एक तरफ अनुसूची 6 के स्टेट्स, दोनों टेबल में लिख लीजिएगा और जहां आपका स्टडी टेबल है वहां चिपका लीजिएगा। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये तो 6वीं में है, इसके अलावा के बाकी के जो स्टेट्स हैं वो आपके 5th शेड्यूल के अंदर है। ओके, चलिए अब यहां पर इस अनुसूची के अंदर इस ये जो शेड्यूल है इसके अंदर क्या बात हुई है, जनजातीय भूमि जो भी ट्राइबल्स का लैंड है और संसाधनों की रक्षा करना, उनके भी जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि उनके जो भूमि से संबंधित रिसोर्सेज हैं, उनके जो भी फॉरेस्ट से संबंधित रिसोर्सेज हैं, उनकी रक्षा करना, उनको प्रोटेक्ट करना, और ऐसे संसाधन को, ऐसे रिसोर्सेज को गैर जनजातीय व्यक्तियों के द्वारा, नॉन ट्राइबल्स पर्संस के द्वारा या समुदायों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाना है। क्या होता है दोस्तों कि जो जनजाति हैं वो कम पढ़ी लिखी होती हैं, ज्यादा जागरूक नहीं होती हैं, तो उनको किसी भी तरीके से फंसा करके उनकी जमीनों को हथिया लिया जाता है, उनकी जमीनों को नामांतरित करवा दिया जाता है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं उन सब एक्टिविटीज से प्रोटेक्ट करने के लिए अनुसूची 6 के अंदर ये प्रावधान यहाँ पर है, जो कि इन स्टेट से रिलेटेड ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशली बनाया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव अलग से आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। चलिए अब आते हैं दोस्तों, जैसे कि 6वीं अनुसूची, इसका ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने देख ही लिया है। ठीक है, इसमें यहां पर देखें, चलिए हो चुका है ये वाला शायद हमारा, अगला देखते हैं हम लोग, इसके प्रावधान जो है वो देख लेते हैं, इसके प्रोविजंस जो है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस किया हुआ था कि जो हमारी 5th शेड्यूल है, जो हमारी 5वीं अनुसूची है, उसके अंदर आर्टिकल कौन सा है, 244(1) है। तो 6th जो हमारा शेड्यूल है उसका जो हमारा आर्टिकल है वो है 244(2). दोनों के आर्टिकल्स ध्यान रखिएगा, आर्टिकल से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो लिखा हुआ है आप लोगों के लिए अनुच्छेद 244(2), आर्टिकल 244(2), इसमें क्या बात बोली गई है, 6ठी अनुसूची के प्रावधान जो है वो किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 244 में ही लिखा हुआ है कि इन 4 स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, 244(2) में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर स्वायत्त जिले और स्वायत्त क्षेत्र बनाने की बात हुई है। दोस्तों इन 4 राज्यों के अंदर जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में प्रशासित किया जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो भी जनजातियों से संबंधित जिले, उनको ऑटोनोमस कर दिया जाएगा कि वहां पर उन जनजातियों के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होंगी।
ठीक है, ऐसा उन जिलों के अंदर जनजातियों के अकॉर्डिंग सारी चीजें होंगी, ऑटोनोमस बना दिया जाएगा। वो चाहे तो किसी चीज को लागू होने दे, चाहे तो किसी चीज को लागू ना होने दे वहां पर। ऐसा किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को चाहे तो वहां पर लागू होने दे या नहीं लागू होने दे, इस विषय में वहां पर उनको ऑटोनोमस बनाया जाएगा। यदि किसी स्वायत्त जिले, कोई भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है में अलग अलग अनुसूचित जनजातियां हैं, उसके अंदर अलग अलग शेड्यूल ट्राइब्स हैं, हो सकता है कि वहां पर 2-3 प्रकार की ट्राइब्स हो, तो राज्यपाल के पास में अधिकार है कि राज्यपाल उनके निवास वाले जिले को स्वायत्त क्षेत्र, ऑटोनोमस एरिया में विभाजित कर दे। मान लीजिए कि आसाम है, आसाम के अंदर 3 ट्राइब्स रह रही हैं, तो ऐसे 3 एरियाज बना दिए जाएं और उसे अलग से स्वायत्त क्षेत्र घोषित। ये स्वायत्त जिला तो हो गई होगा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट तो हो गई होगा, साथ ही साथ उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मतलब वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट तो हो गई होगा। जैसे मैं सॉरी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए कि ये आसाम है, आसाम का ये कोई सा डिस्ट्रिक्ट है, इसे स्वायत्त जिला घोषित किया गया है, इसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। 3 ट्राइब रहती तो 3 एरिया बना दिया। अब ये एक अलग से क्या हो जाएगा, पूरा है तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ही, पूरा है तो स्वायत्त जिला ही। वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की बनाए जाएंगे, वो इस एरिया के लोगों के अकॉर्डिंग ही वहां पर इंप्लीमेंटेशन में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है, इसको अलग से स्वायत्त क्षेत्र, अलग जनजाति का स्वायत्त क्षेत्र, वहां पर अगर कुछ भी लागू होगा तो उस जनजाति के अकॉर्डिंग लागू होगा। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में रहने वाली जनजाति के अकॉर्डिंग चीजें लागू होंगी। ठीक है, ऐसा स्वायत्त क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है, ऑटोनोमस रीजन्स बनाए जा सकते हैं। इफ एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, द गवर्नर में डिवाइड द डिस्ट्रिक्ट्स inhabited by them into autonomous region। जहां पर जो ट्राइब रह रही है उसके अकॉर्डिंग उसको हम एक ऑटोनोमस रीजन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को गठित करने से उनको पुनर्गठित करने का भी अधिकार होगा। मतलब अगर किसी भी जिले को जनजातीय जिला, स्वायत्त जिला घोषित करना है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट घोषित करना है अकॉर्डिंग टू ट्राइब्स, तो वो कौन घोषित कर सकता है, वो कौन डिक्लेयर कर सकता है, वो कर सकते हैं उस राज्य के राज्यपाल। अनुसूची 5 में हमने क्या बोला था कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित करेंगे, राष्ट्रपति। किसी भी, अच्छा, अनुसूची 6 में क्या लिखा हुआ है, किसी भी एरिया, किसी भी जिले को स्वायत्त जिला, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कौन घोषित करेंगे, राज्यपाल। दोनों में अंतर है, क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं। पुनर्गठित करने का भी अधिकार होगा, उसको रीऑर्गेनाइज करने का भी अधिकार होगा कि उस जिले में कुछ परिवर्तन करना है, या ट्राइब्स के अकॉर्डिंग उसमें अलग से स्वायत्त क्षेत्र बनाना, जैसे ऊपर बात हुई है ऑटोनोमस रीजन बनाना है, तो वैसा भी वो राज्यपाल कर सकते हैं। वह किसी भी स्वायत्त जिले की सीमाओं को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, उसका नाम बदल सकता है। इट मीन्स के वह किसी भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी बाउंड्रीज को क्या कर सकता है, उसको बाउंड्रीज में किसी टाइप का चेंज कर सकता है, उसके एरिया को बढ़ा सकता है, उसके एरिया को घटा सकता है। ये कौन कर सकता है, गवर्नर के पास में इस तरीके के राइट्स हैं, गवर्नर के पास में गए इस तरीके के राइट्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। फिर जिला परिषद, जो भी स्वायत्त जिला होगा, जो भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होगा, या जो भी क्षेत्र होगा ऑटोनोमस, उससे रिलेटेड क्षेत्रीय परिषदें बनेंगी। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ होगा, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ होगा, तो वहां पर इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले राज्यपाल इनसे बातचीत करेंगे, इनसे कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ही उसको वहां पर लागू किया जाएगा। ओके गाइज, गाइज तो मेरा थोड़ा सा गला डिस्टर्ब है, तो आप थोड़ा सा इसको कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा इसमें। ओके, चलिए, तो प्रत्येक स्वायत्त जिले, जितने भी वहां पर जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स बन रहे हैं, के लिए एक जिला परिषद होगी, एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, जिसमें 30 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। मतलब कि मैक्सिमम जो उसमें मेंबर हो सकते हैं वो 30 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। मैक्सिमम उसके अंदर जो मेंबर होंगे वो 30 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, अब वहां पर अपन ने देखा था, तो अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो जनजातीय सलाहकार परिषद बन रही थी उसमें 20 सदस्य थे। यहाँ पर जो जिला परिषद बन रही है, जिला ट्राइबल काउंसिल बन रही है, उसमें अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं। ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है,
फिर उसके बाद जिनमें से जिनमें से जिनमें से चार से अधिक व्यक्ति राज्यपाल के द्वारा नामित किए जाएंगे, जिनमें से चार से अधिक व्यक्ति राज्यपाल के द्वारा नामित किए जाएंगे तथा शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे, तथा शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, चार से अधिक व्यक्ति राज्यपाल के द्वारा नामित किए जाएंगे, ये क्वेश्चन भी हो सकता है, नॉमिनेशन होगा राज्यपाल के द्वारा, और शेष जो है वह वयस्क मताधिकार के आधार पर, मतलब 18 वर्ष से ऊपर के जो आयु के वहां पे ट्राइबल लोग रह रहे हैं उनके द्वारा वो इलेक्टेड होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग से हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो जिला परिषद है और क्षेत्रीय परिषद के कानून बनाने की शक्तियां, मतलब ये जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद उस क्षेत्र के लिए कानून भी बना सकती हैं, उस जिले के लिए कानून भी बना सकती है। लॉ मेकिंग पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल की यहाँ पर बात हो रही है। तो उस क्षेत्र से रिलेटेड विशेष मामले, जैसे उस क्षेत्र के अंदर जो जनजाति की भूमि है उनसे रिलेटेड वो कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है। वन प्रबंधन से संबंधित, मतलब कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड वो लॉ बना सकती है। आरक्षित वन जो रिजर्व फॉरेस्ट है ना, इसके अलावा आरक्षित वन जो रिजर्व फॉरेस्ट है उससे रिलेटेड वो नहीं बनाएंगी। ठीक है, यह ध्यान रखना, रिजर्व फॉरेस्ट से रिलेटेड वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉ नहीं बनाएंगी। संपत्ति का उत्तराधिकार, जो भी ट्राइबल्स के एसेट्स हैं, है ना, उनका जो उत्तराधिकार है उससे रिलेटेड ये जो है लॉ बना सकती है। तो आपसे यहाँ से क्या क्वेश्चन हो सकता है, आपसे यहाँ से ये सारे प्रोविजन आर्टिकल 244 2 में ही है ना, ये भी ध्यान रखना है आपको। सारे के सारे प्रोविजन किस में है, आर्टिकल 244 2 में है 244 2 में, अनुसूची 5 के 244 1 में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप कि वो भूमि से, फॉरेस्ट से और संपत्ति के उत्तराधिकार से रिलेटेड कानून बना सकती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अनुसूची 6 के तहत जो जिला परिषद है, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, वो इनमें से किससे रिलेटेड लॉ बना सकती है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो जो है किससे, स्पेसिफिक मैटर सच एज लैंड हो गया, फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गया, अदर देन रिजर्व फॉरेस्ट, सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी, है ना, इससे रिलेटेड वो लॉ बना सकती है। फिर इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि इन जो परिषद है, इन परिषदों के पास में और क्या क्या राइट्स हैं। इन परिषदों को उस अनुसूचित जिले, उस शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में अनुसूचित जनजाति के निवासियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा धन उधार देने या व्यापार करने के नियमन और नियंत्रण के लिए भी कानून बनाने का अधिकार होगा। भाई उस एरिया के अंदर जो जनजाति रह रही है, वो जनजाति से रिलेटेड लोग ही वहां पर क्या करेंगे, व्यापार कारोबार कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा वहां पर व्यापार कारोबार करता है तो उसको नियंत्रित करने से रिलेटेड भी ये जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है नियम बना सकती है, कानून बना सकती है। क्योंकि उनका ये मानना है कि भैया हमारी एरिया में हमारी ट्राइब ही क्या करेगी, व्यापार करेगी, हमारे यहाँ पर हमारी ट्राइब ट्रेड करेगी। कोई दूसरा आता है तो हम उसको किस तरीके से हमारे यहाँ पर ट्रेड करने देंगे, ये हम डिसाइड करेंगे, ऐसा। ठीक है, उनका ये कहना है, और ऐसा ही हो भी रहा है अकॉर्डिंग टू 6th शेड्यूल। ठीक है, फिर आगे की बात करें, हालांकि इस प्रावधान के तहत बनाए गए सभी कानून को राज्य के राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यकता होती है। तो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो राज्य के राज्यपाल की स्वीकृति तो जो है दोस्तों मिल ही जाती है। ठीक है, स्टेट के जो भी गवर्नर है उनकी जो है स्वीकृति तो वहां पर मिली जाती है, उनका अप्रूवल तो मिल ही जाता है। ठीक है, फिर आते हैं स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों पर न्याय प्रशासन। जो भी वहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो भी वहां पर ऑटोनोमस रीजन्स हैं, उनमें किस तरीके से जो है जजमेंट या जस्टिस का काम होगा। वहां पर अगर कोई भी अपराध हो जाता है तो किस तरीके से जस्टिस किया जाएगा। जैसे हमारा सामान्य अगर कोई अपराध हो जाता है तो हमें पुलिस पकड़ के लेके जाती है, फिर हमारा कोर्ट में मामला चलता है, वहां पर कैसा होगा वो देख लीजिए आप लोग। जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद जो है, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जो भी रीजनल काउंसिल है, को उन मुकदमों तथा मामलों की सुनवाई के लिए, कुछ मैटर्स की सुनवाई के लिए ग्राम तथा जिला परिषद न्यायालयों का गठन करने का भी अधिकार होगा।
जहां विवाद के सभी पक्ष जिले के अनुसूचित जनजातियों से संबंधित होंगे। देख लीजिएगा इस, अगर विवाद या कोई भी मैटर ऐसा आता है जो ट्राइबल से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड वहां पर मुकदमों की सुनवाई करने के लिए, उन मैटर्स की वहां पर सुनवाई करने के लिए वो क्या बना सकते हैं, जिला तथा क्षेत्रीय परिषदों को ये राइट्स है कि वो ग्राम तथा जिला परिषद न्यायालयों का गठन कर सकते हैं। तो वहां पर जो है, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना हो, ट्राइबल से रिलेटेड मैटर्स के लिए वो अलग से क्या कर सकते हैं, जिला परिषद न्यायालयों का गठन भी कर सकते हैं ट्राइबल से रिलेटेड मैटर्स के लिए। गवर्नमेंट की कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने जो बनाया है उस वहां पर चले जाइए, वहां पर मैटर्स जो है वो ट्राइबल से रिलेटेड मैटर होगा तो वहां पर वो सुलझ जाएगा, ऐसा। ठीक है, चलिए फिर आते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट, और वो आ जाता है हमारा, उच्च न्यायालयों को राज्यपाल के द्वारा निर्दिष्ट वादों और मामलों पर अधिकारिता प्राप्त होगी। अगर जो वहां के गवर्नर हैं वो चाहें तो कुछ ट्राइब्स से रिलेटेड मैटर्स को कहां पर भेज सकते हैं, हाई कोर्ट में भेज सकते हैं। जब वह भेजेंगे तभी जाकर के हाई कोर्ट को राइट होगा कि उस ट्राइबल से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनको वो देख सके, अन्यथा उनके पास में राइट्स नहीं होंगे कि वो ट्राइबल से रिलेटेड मैटर्स को भी देख सके। ठीक है, चलिए तो यहां से क्या क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है या जो रीजनल काउंसिल, जो ट्राइबल से रिलेटेड काउंसिल है, उसको क्या क्या करने के राइट्स हैं, क्या क्या करने के राइट्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कानून बनाने की भी राइट्स हैं, साथ में जो वहां पर कोर्ट चलेंगे उनसे रिलेटेड कोड बनाने के भी उसके पास में राइट्स है ना। और अगर ट्राइबल का कोई मामला हाई कोर्ट को भेजा जाएगा तो उसको भेजने के राइट्स किसके पास में, उस जिला काउंसिल के पास में, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास में, उस रीजनल काउंसिल के पास में है, या और कोई व्यक्ति है तो वो है राज्यपाल। वो हाई कोर्ट में ट्राइबल से रिलेटेड मैटर्स को भेज सकता है। वो मैटर्स फिर उन जिला परिषद के द्वारा बनाए गए जो भी वहां पर कोर्ट्स हैं उनमें नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा। हालांकि काउंसिल न्यायालयों को मृत्युदंड, 5 या अधिक वर्षों के कारावास से दंडनीय अपराधों से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो यह देख लेंगे दोस्तों, मृत्युदंड देने का उनके पास में अधिकार नहीं है, 5 या अधिक वर्षों का कारावास देने का उनके पास में राइट्स नहीं है, 5 वर्ष से कम जो कारावास है वही वह न्यायालय दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो सकता है कि 6वीं अनुसूची के अनुसार बनाए गए जो भी जिला न्यायालय हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनको कितने तक का जो है उनको कितने तक का दंड देने का अधिकार है, ऐसा। ठीक है, पनिशमेंट जो है, जिला और जो क्षेत्रीय परिषद को भूमि राजस्व का आकलन और संग्रह करने, मतलब जो भी उस एरिया के अंदर जो भी कमाई हो रही है, जो भी रेवेन्यू का कलेक्शन हो रहा है, उसका आकलन करना, उसका संग्रह करना, व्यवसाय, व्यापार, पशु, वाहन आदि पर कर लगाने का अधिकार भी दिया गया, आदि पर टैक्स लगाने के राइट्स भी उनके पास में है। तो ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है कि उनके पास में किस किस से रिलेटेड टैक्सेशन करने के राइट्स हैं। परिषद को अपने अधिकारों के क्षेत्र में खनिजों का निष्कर्षण के लिए लाइसेंस और पट्टे देने का भी अधिकार है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि 6वीं अनुसूची के अनुसार अकॉर्डिंग टू 6th शेड्यूल जो भी जिला परिषद है, जो भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है या रीजनल काउंसिल है, उसके पास में किस किस तरीके के राइट्स हैं, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं अब हम लोग, और आ जाते हैं जो भी जिला परिषद है, जो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, और क्षेत्रीय परिषद है, जो भी रीजनल काउंसिल है, वहां पर जो ट्राइबल से रिलेटेड है, को जिलों में प्राथमिक विद्यालय, साथ में औषधालय मतलब प्राइमरी स्कूल, साथ में वहां पर हॉस्पिटल्स, बाजार, पशु तालाब, मत्स्य पालन मतलब के फिशरीज करने का, सड़क परिवहन तथा जलमार्ग की स्थापित करना तथा उनका निर्माण और प्रबंधन करने की शक्ति भी उनको प्रोवाइड कराई गई है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो सकता है, वही राइट्स वाले कि उनके पास में क्या क्या करने से रिलेटेड राइट्स हैं, उसमें ये सारे प्रोविजंस आप लोगों के हो सकते हैं। ठीक है, ये जो पीपीटी है दोस्तों आप लोगों के हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा,
टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। ये दोस्तों, स्वायत्त जिला जो भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है और स्वायत्त क्षेत्रों जो भी ऑटोनोमस एरियाज है, रीजन्स हैं, पर संसद और राज्य विधानमंडल पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की अगर हम लोग बात करें के अधिनियम लागू नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो संशोधन के साथ लागू होंगे, होते भी हैं तो कैसे लागू होंगे, अमेंडमेंट के साथ लागू होंगे। सीधी सीधी सी बात है, हम तो पहले ही बात कर चुके हैं इस विषय पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज और स्टेट गवर्नमेंट के लॉज वहां पर डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन में नहीं आते हैं, वो अमेंडमेंट के साथ में इंप्लीमेंटेशन में आते हैं, क्योंकि वो हो सकता है वो लॉज जो हैं वह उन ट्राइब्स से को प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। राज्यपाल स्वायत्त जिलों और क्षेत्रों के प्रबंधन से संबंधित किसी भी मुद्दे की जांच करने तथा उस पर रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए उस एरिया का मैनेजमेंट जो भी हो रहा है उससे रिलेटेड रिपोर्ट बनानी है, तो उसके लिए अलग से आयोग, अलग से कमीशन कौन बना सकता है? तो राज्यपाल बना सकते हैं, वो गवर्नर बना सकते हैं अलग से कमीशन, कि उस एरिया के अंदर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उसके प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाई जाए, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगला साल कैसे वहां पर काम करना है उसको डिसाइड किया जाए। तो उसके लिए अलग से आयोग, अलग से कमीशन कौन बना सकते हैं? राज्यपाल बना सकते हैं, उस स्टेट के गवर्नर बना सकते हैं। और ये केवल और केवल उन 4 स्टेट की ही बात हो रही है, केवल केवल उन 4 स्टेट की ही यहाँ पर बात हो रही है गाइस। ओके गाइस, तो ये थे हमारे 6वीं अनुसूची के प्रावधान, 6 शेड्यूल के प्रोविजंस। बहुत जल्दी ही इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग लेकर के आप लोगों के लिए आएंगे। अभी कुछ क्लासेस और हमारी हो जाएं, उसके बाद में हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ये सारी की सारे पीपीटीज जो हैं, ये सारे के सारे नोट्स जो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और बाकी के जो भी हमारे सोशल मीडियाज हैं उन सबको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग अगले टॉपिक की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।